साल 1942 देश में आजादी की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन की ताप में तब समूचा मुल्क तप रहा था और इसी सब के बीच सिंध की कराची में 14 साल का एक लड़का जिसने अभी अभी अपना स्कूल खत्म किया है, टेनिस सीख रहा था। मैच के बीच में लड़के के पार्टनर ने एक दिन कहा, देखो आज के लिए इतना ही, अब मुझे जाना होगा। तुम बीच मैच में कैसे जा सकते हो, ये सही नहीं है। लड़के ने हैरानी से अपने पार्टनर से पूछा, देखो कुछ दिन पहले ही मैंने आरएसएस ज्वाइन किया है और अभी शाखा में शामिल होने के लिए जाना है, इसके लिए लेट नहीं हो सकता। उस संगठन में समय का पक्का होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। इस जवाब के बाद 14 साल के लड़के की हैरानी तो खत्म नहीं हुई, उल्टे उसकी दिलचस्पी उस संगठन को लेकर बढ़ गई, जिसकी वजह से उसके पार्टनर ने अभी अभी टेनिस का मैच बीच में छोड़ दिया। कुछ दिन बाद वो लड़का भी अपने पार्टनर के साथ शाखा में पहुंचा और फिर उस शाखा का एक नियमित सदस्य बन गया। केवल सिंधी और अंग्रेजी बोल सकने वाले उस आधुनिक लड़के का नाम था लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी शायद आरएसएस के इकलौते ऐसे स्वयंसेवक थे जो टेनिस की वजह से इस हिंदूवादी संगठन से जुड़े थे। ये जुड़ाव समय के साथ आगे कैसे बढ़ा, तब हिंदी का ही तक नहीं बोल पाने वाले आडवाणी वक्त के साथ कैसे हिंदी बेल्ट पर राज करने लगे, ये सब आज के वीडियो में विस्तार से समझेंगे। के आडवाणी जी, मैं निवेदन करता हूं इस क्षेत्र के नौजवानों से। भारतीय राजनीतिक पटल पर सबसे अनुभवी राजनीतिज्ञों में से एक और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी को 3 फरवरी 2024 को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई। वर्ष 1927 सिंध प्रांत का कराची शहर, अरब सागर से सटे इस शहर में तब दुनिया भर के कई प्रवासियों ने अपना डेरा डाल रखा था। यूरोपियन हिंदू, सिंधी मुस्लिम, शिया, पारसी और पठान सब एक साथ इस शहर में रह रहे थे। शासन अंग्रेजों के हाथ में था। तब इस शहर में रह रहे एक हिंदू पारसी परिवार की ठसक थी, जबरदस्त ठसक थी। परिवार के सदस्य स्थानीय शासन पर अच्छी पकड़ रखते थे। इसी परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। तारीख थी 8 नवंबर। परिवार ने बच्चे का नाम रखा लाल। पूरा नाम हुआ लाल कृष्ण आडवाणी। बालक आडवाणी के पिता किशन चंद आडवाणी अपने बड़े भाई के साथ पारिवारिक व्यापार को आगे बढ़ाने में लगे थे, जबकि बालक के चाचा सिविल सर्वेंट थे, दूसरे चाचा केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और तीसरे वाले वकील थे। बालक की मां ज्ञानी देवी गृहिणी थी। पूरा परिवार पारसी इलाके के जमशेद क्वार्टर में स्थित एक बड़े से बंगले में रहता था। इस बंगले में तब एक रूम ऐसा भी था जो केवल खेल के लिए था। सोचिए, इस परिवार की ये ठाठ बाट 1927 में थी। तो इसी ठाठ बाट वाले परिवार में पैदा हुए लाल कृष्ण आडवाणी उस समय की तमाम बड़ी सुविधाओं के बीच बड़े होने लगे। बचपन में ही लाल कृष्ण आडवाणी को तब बड़ा झटका लगा जब उनकी माताजी इस दुनिया को छोड़कर चली गईं, मतलब असमय इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। पिता किशन चंद आडवाणी अब बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों के रोल में आ गए। लिहाजा बच्चा अपने पिता से बहुत करीब आ गया, पिता के बहुत करीब आ गया और हमेशा अपने पिता के व्यक्तित्व से प्रभावित रहा। जब आडवाणी की उम्र स्कूल जाने की हुई तो उनका दाखिला सेंट पैट्रिक्स हायर सेकेंडरी स्कूल में करवाया गया। ये स्कूल तब समूचे सिंध का एक बड़ा नामी स्कूल था। अंग्रेजी मीडियम स्कूल था और कैथोलिक ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित था। अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ने की वजह से युवा लाल कृष्ण आडवाणी को अपने वैसे संगी साथियों से हिकारत मिली जो तब हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़ते थे। तब अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वालों को मैकाले पुत्र कह के उनका तिरस्कार किया जाता था, क्योंकि ब्रिटिश राजनेता थॉमस बिमिंगटन मैकाले ने भारत में पढ़ाई लिखाई के नियम बनाए थे। मैकाले के मुताबिक उपनिवेशों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होनी चाहिए ताकि अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी इन देशों से उनके भीतर से एक अंग्रेजी अभिजात वर्ग पैदा हो सके। और उनकी इन्हीं कोशिशों की वजह से तब देश में अंग्रेजी पढ़ने वालों को मैकाले पुत्र
कहा जाता था। और तब जो बदलाव हुआ था उसका असर आज दिख रहा है शिक्षा व्यवस्था पे। खैर, वर्ष 1942 में उन्होंने इसी स्कूल से 10वीं में टॉप करके अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद आडवाणी अपने एक पार्टनर के साथ टेनिस सीखने लगे। दोनों रोज शाम में प्रैक्टिस करते थे। यह सब हफ्तों तक सही तरीके से चलता रहा, मतलब नियमित प्रैक्टिस करते रहे। फिर एक दिन आडवाणी के पार्टनर ने कहा, आज के लिए इतना ही, मुझे अब जाना होगा। अपने पार्टनर को बीच खेल से जाते देख युवा आडवाणी हैरानी में बोले, ऐसा कैसे? बीच खेल से कहां जा रहे हो? यह सही नहीं है। मैंने आरएसएस ज्वाइन किया है, मुझे शाखा के लिए जाना है, उसके लिए मैं लेट नहीं हो सकता। इतना कहकर आडवाणी के टेनिस पार्टनर खेल छोड़कर चले गए। अब तक हैरान हो रहे आडवाणी के मन में अब आरएसएस के लिए जिज्ञासा पैदा हो गई। वो जिज्ञासा वश ही इस संगठन के करीब पहुंचे पहली बार, और कुछ दिन बाद नियमित तौर से शाखा जाने लगे। आडवाणी पारिवारिक रूप से धनी थे। अंग्रेजी मीडियम में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी और इसकी वजह से उन्हें या तो सिंधी आती थी या अंग्रेजी। हिंदी, उर्दू या मराठी से तब तक उनका कोई लेना देना नहीं था। मैं हिंदी 20 साल की उम्र के बाद सीखा हूं और इसीलिए जो सीखा वही पुस्तक की हिंदी बोलता हूं। और इन्हीं वजहों से आडवाणी आरएसएस के भीतर सालों तक थोड़े अलग थलग रहे। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि तब शाखा में या पूरे संगठन में शामिल ज्यादातर लड़के निम्न वर्ग या ज्यादा से ज्यादा मध्यम वर्ग से आ रहे थे। वही आडवाणी तब अपनी पढ़ाई लिखाई और पारिवारिक संपन्नता की वजह से उच्च वर्ग से ताल्लुक रख रहे थे। माफ करिएगा, उनकी सामाजिक स्थिति का तब कोई शाखा में नहीं था। आडवाणी को सबसे ज्यादा दिक्कत या अलग थलग अपने अंग्रेजी ज्ञान की वजह से ही रहना पड़ा था। हमने आपको ऊपर बताया कि तब अंग्रेजी बोलने वालों को या अंग्रेजी मीडियम से पढ़ने वालों को मैकाले पुत्र कहकर उनकी हंसी उड़ाई जाती थी। लिहाजा तब तक अंग्रेजी पढ़ने वाले बहुत कम लोग हुआ करते थे। अब यहाँ आगे की कहानी बताने के पहले मुझे आपको एक बार फिर से ये सब बताना है कि जो अभी तक आडवाणी के जीवन में हुआ, आपने देखा कि आडवाणी एक हिंदू सिंधी परिवार में जरूर पैदा हुए, लेकिन उनके परिवार में तब तक धर्म का बहुत असर नहीं था। सब बड़े ओहदों पर अपना काम कर रहे थे। परिवार एक बंगले में रह रहा था। बंगले में कमरा गेम के लिए आरक्षित था, खेलों के लिए आरक्षित था। आडवाणी की स्कूलिंग एक कैथोलिक स्कूल में हुई और स्कूल खत्म होने तक उनके जीवन में हिंदू धर्म या हिंदू धर्म खतरे में है जैसी कोई बात नहीं दिखी। आडवाणी जब तमाम सुविधाओं के बीच बड़े हो रहे थे, तब देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छिड़ा था। मामला निर्णायक दौर में पहुंच चुका था। कितने ही लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी और वो आंदोलन का हिस्सा बन गए थे। लेकिन आडवाणी इस आंदोलन से भी अभी तक दूर दिखे। कहने का मतलब कि 10 से 15 साल की उम्र तक आडवाणी न तो हिंदू बचाओ आंदोलन को समझ रहे थे और न ही देश की आजादी में कूद रहे थे या कूद चुके थे। लेकिन आरएसएस से जुड़ाव होने के बाद युवा लाल कृष्ण आडवाणी का जीवन पहले की तरह नहीं रहा, रहने वाला भी नहीं था। आजादी के आंदोलन से वो तब भी नहीं जुड़े, लेकिन हिंदू बचाओ आंदोलन के करीब जाते चले गए, धीरे धीरे जाते चले गए। और वो कैसे हुआ वो आगे की कहानी में देखते हैं। ऐसा माना जा सकता है कि 15 साल की उम्र आते आते आडवाणी आरएसएस की शाखाओं में नियमित जाने लगे और उनके मन मिजाज पर हिंदू बढ़ते जा रहे हैं इसलिए हारते जा रहे हैं वाली विचारधारा का असर होने लगा। वो सिंध से थे, उनके परिवार में हिंदू धर्म को लेकर कोई बहुत बड़ी पैरोकारी नहीं थी। उनकी पढ़ाई लिखाई एक कैथोलिक स्कूल में हुई, लेकिन आरएसएस के प्रभाव में आने के बाद उन्होंने एक ही सांस में एक के बाद एक करीब 5 किताबें शिवाजी के बारे में पढ़ डाली और इसी दौरान उन्होंने केम मुंशी की किताब जय सोमनाथ पढ़ी। इसका हवाला मिलता है। इन किताबों का और आरएसएस की शाखाओं से मिल रहे बौद्धिक खुराक का युवा आडवाणी के मन पर गहरा असर पड़ा और 16 साल की उम्र में जब वो चित्तौड़गढ़ फोर्ट पहुंचे तो दीवारों पर हिंदू मूर्तियों को खंडित देख के आहत हुए और अपनी इस भावना को उन्होंने लिखा। आडवाणी के अपने विचार पहली बार लिखित तौर पर यहीं दिखते हैं। एक पल के लिए आप कह सकते हैं कि इस कालखंड तक आते आते आडवाणी राजनीति का हिस्सा बन चुके थे। वो अब पहले वाले आडवाणी नहीं थे जो केवल अपनी सुविधाओं के बीच बड़े हो रहे थे, खेल रहे थे या अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। इधर आडवाणी बदल रहे थे, उधर देश के हालात भी तेजी से बदल रहे थे।
आज़ादी का दिन मुकर्रर हुआ और इसी के साथ देश के बंटवारे की बात भी होने लगी। धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान का बनना भी तय हो चुका था। बंटवारे के कुछ दिन पहले यानी 5 अगस्त को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघचालक सदाशिव गोलवलकर कराची आए। लाल कृष्ण आडवाणी ने उन्हें रेलवे स्टेशन से रिसीव किया, जिसके बाद करीब 10,000 स्थानीय हिंदुओं के सामने गोलवलकर बोले। इस कार्यक्रम से पहले आरएसएस स्वयंसेवकों ने मार्च किया। आडवाणी इस मार्च का नेतृत्व कर रहे थे। इस बैठक के करीब 9 दिन बाद बंटवारा हकीकत में बदल गया। इस बंटवारे ने तब करोड़ों हिंदू, मुस्लिम, सिख परिवारों को प्रभावित किया। आडवाणी और उनका परिवार भी प्रभावित परिवारों में से एक था। आडवाणी के कुछ रिश्तेदार मुंबई शिफ्ट हो गए। वहीं आडवाणी के पिता ने गुजरात के कच्छ में अपने लिए जगह खोज लिया। उनका बंगला, बंगले में खेल का अलग कमरा, घोड़ा गाड़ी सब कराची में छूट गया। सितंबर 1947 में खुद आडवाणी ने भी कराची छोड़ दिया और वो ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन की विमान से तब दिल्ली लैंड हुए। ये सुख आडवाणी जैसे कुछ ही निर्वासितों को तब मिला था। सोचिए, इंसान के पास पैसा हो तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उसे सुविधाएं मिल जाती हैं। इसलिए अच्छी और सच्ची कहानियां सुनिए और अपने परिवार के लिए मेहनत करके ईमानदारी से पैसा कमाइए। खैर, दिल्ली आने के 2 महीने बाद आडवाणी मुंबई गए और वहां उनकी भेंट सावरकर से हुई। सावरकर से वो खासे प्रभावित थे, लेकिन इतने भी नहीं थे कि उनके संगठन से जुड़ जाएं। सावरकर तब आरएसएस से बहुत खफा रहते थे। बंटवारे की वजह से आडवाणी का अपना निजी परिवार जरूर इधर उधर हो गया था, लेकिन आरएसएस ने उन्हें एक बड़ा परिवार सौंप दिया था। प्रचारक के तौर पर आडवाणी को राजस्थान के एक सुदूर गांव में जाने का आदेश दिया गया, जहां वो महीनों तक कभी साइकिल तो कभी बस तो कभी ऊंट की मदद से गांव-गांव घूमकर शाखाओं को व्यवस्थित कर रहे थे। वो वहां क्वालिटी चेक का काम कर रहे थे। इधर आजाद मुल्क की पहली सरकार बन चुकी थी। पंडित नेहरू के नेतृत्व में अंबेडकर कानून मंत्री बने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्रालय देख रहे थे। लेकिन बंटवारे की वजह से नफरत जबरदस्त फैली थी। इसी नफरत की आग में पागल एक अतिवादी हिंदू नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी के सीने में 3 गोलियां दाग दी। देश अजीब उलझन में था। अहिंसा के पुजारी की जीवन लीला हिंसा के बुलेट से खत्म हुई और इस हत्या की वजह से सरकार ने 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर बैन लगा दिया। देश भर में संघ के प्रचारक गिरफ्तार किए गए, जेल में डाल दिए गए। संघ की सभी गतिविधियां बंद हो गई। आडवाणी तब अलवर में थे और वहीं गिरफ्तार हुए। करीब 6 महीने जेल में रहने के बाद और जेल से निकलने के बाद भी महीनों तक एक घर से दूसरे घर भागते रहे ताकि दूसरी बार गिरफ्तार न किए जा सकें, गिरफ्तारी से बच सकें। केंद्र सरकार ने जुलाई 1949 में आरएसएस से बैन हटा दिया, लेकिन इस संगठन के दामन पर महात्मा गांधी की हत्या के दाग अगले कई दशकों तक लगे रहे। सरदार पटेल के निधन के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पंडित नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। वो हिंदू सभा और आरएसएस की मदद से एक अपनी नई पार्टी शुरू करने की तरफ बढ़ रहे थे। नागपुर में इस बारे में मीटिंग हुई। आरएसएस ने नई पार्टी को अपना समर्थन देने का वायदा किया। इसको लेकर के भी एक अलग और दिलचस्प कहानी है, फिर कभी सुनाएंगे। गोलवलकर ने मुखर्जी से कहा कि वो उन्हें अपने 5 गोल्डन पीसेस देंगे नई पार्टी के लिए। वायदे के मुताबिक आरएसएस की तरफ से दीनदयाल उपाध्याय, सुंदर सिंह भंडारी, नानाजी देशमुख, बापू साहब सोहनी और प्रोफेसर बलराज मोदक नई पार्टी में शामिल हुए। ये वो 5 गोल्डन पीसेस थे। तो इन गोल्डन पीसेस के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ नाम से नई पार्टी शुरू की। लाल कृष्ण आडवाणी अभी भी सेंटर स्टेज से बहुत दूर राजस्थान में कहीं थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्टी का चेहरा बन गए और दीनदयाल उपाध्याय पार्टी का दिमाग बन गए। मुखर्जी स्टेज से जो बोलते उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग उपाध्याय करते थे। अब जब पार्टी को फैलाने की बात आई तो राज्यों में आरएसएस के जो कुछ प्रचारक थे जिनकी संघ आयु ठीक ठाक थी, उन्हें राज्य में पार्टी की जिम्मेदारी दी गई। लिहाजा राजस्थान में भारतीय जनसंघ की जिम्मेदारी आरएसएस के प्रचारक लाल कृष्ण आडवाणी को मिली और यहीं से सिंध का एक हाई फाई लड़का राजनीति में आया। यहीं से लाल कृष्ण आडवाणी के राजनीति में आने का जो दरवाजा है वो खुल गया। तो आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। इस किस्से का मुख्य सोर्स इतिहासकार विजय सीतापति की किताब जुगलबंदी, जब बीजेपी बिफोर मोदी है। किताब का कवर स्क्रीन पे है।
अगर आप लोग कहिएगा, आप लोगों को मजा आया, तो इसके आगे की कहानी भी सुनाई जाएगी, क्योंकि आगे कहानी और दिलचस्प है। कहानी तब और दिलचस्प होती है जब लाल कृष्ण आडवाणी पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी से मिलते हैं और कैसे दोनों बार बार मिलते हैं और करीब 6 दशक तक दोनों की राजनीतिक दोस्ती चलती है। तो ये सब आपको सुनाएंगे, अगर आप कहेंगे तब, आपकी मर्जी पे डिपेंड करेगा। इस कहानी में फिलहाल इतना ही, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको ऐसी कहानियों में जिनकी दिलचस्पी होती है, ताकि मुझ जैसे व्यक्ति को हिम्मत मिले और कहानियां जुटाने में, कहने में और आपको सुनाने में। बहुत बहुत शुक्रिया।